नमस्कार साथियों। महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमें प्रकृति से जितने भी संसाधनों की आवश्यकता है, जितने से कि हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए, सिर्फ उतने ही संसाधनों का उपभोग करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यानी उनके कहने का तात्पर्य था कि प्रकृति हमें अपना पेट भरने के लिए पूरा संसाधन मुहैया कराती है, लेकिन उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारी पेट ही भर सके, वो हमारे लालच को पूरा कर सके। पिछले काफ़ी समय से जब एक मॉडर्नाइजेशन या शहरीकरण के दौर बढ़ गए हैं, स्मार्ट सिटी मिशन जैसे मिशन चल रहे हैं, शहरों का विकास हो रहा है, गाँव का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ सिकुड़ता जा रहा है, प्रकृति वन आवरण या जो जल के क्षेत्र हैं उसमें कहीं ना कहीं सिकुड़पन आ रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो इन सबको फिर से सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए हमारे संविधान में भी चीज़ें कही गई हैं कि हमें अपने जल संसाधनों का, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी राज्य की भी है और नागरिकों की भी है। राज्य यानी कि सरकारें इसमें अपना काम कर रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज हुआ था, जिसमें 2019 में उन्होंने करीब 22 करोड़ पौधे लगाए थे। और 2020 में भी उन्होंने रिकॉर्ड रखा है कि करीब करीब 200 प्रजातियों में कुछ मेडिसिन प्रजाति के होंगे, जो औषधीय पौधे होंगे, हर्बल प्लांट्स होंगे, और कुछ अन्य पौधे को मिला करके करीब 800 किलोमीटर लंबे हाईवे के किनारे एक हरित पट्टी के रूप में उसका विकास किया जाएगा। 800 किलोमीटर लंबे हाईवे के किनारे हर्बल मेडिसिन लगाया जाएगा। औषधीय पौधे बहुत ही अच्छे होते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ को कच्चे माल के रूप में भी प्रदान करते हैं, कच्चा माल प्रदान करते हैं, और किसानों को भी इससे सीधा सीधा लाभ होता है। वो एक प्रकार से नकदी टाइप की फसल होती है। नकदी फसल वो है जो यदि हम उसको बेचें तो बाज़ार में हमें अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। जैसे गेहूँ, उसका गन्ने का फसल हो गया, कुछ अन्य फसलें हो गई, कपास के फसल हो गए, और इसी में हर्बल प्लांट्स भी आ सकते हैं। यदि उनको हम उनकी खेती करें तो किसानों को उससे अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। और हर्बल प्लांटेशन करने से एक जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। हमारे जो वायु है, वातावरण है, वो शुद्ध होगा। और हाईवे के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो जो मिट्टी का कटान है, मृदा संरक्षण जो उसका कटान होता है, वो भी, उसमें भी कमी आएगी। तो हर्बल प्लांटेशन से बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके विकास के लिए भारत में एक संस्था भी है, वो इसमें काम करती है। और पिछले महीने यानी कि 15 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी हर्बल प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए निकाले हैं। एक कोष बनाया है जिसके माध्यम से हर्बल प्लांटेशन का विकास किया जाएगा। और अभी मौजूदा दौर में देखा जाए तो करीब करीब 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि पे हर्बल प्लांटेशन किया जाता है। लेकिन वित्त मंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक इसको बढ़ा करके, करीब 4 गुना बढ़ा करके करीब 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर हर्बल प्लांटेशन किया जाए। यानी कि मोटी मोटा 25,000 बीघे में औषधीय पादपों की खेती की जाए। तो इतने बड़े एरिया में खेती की जाएगी तो किसानों को इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें काम कर रही है, और इसी यूपी गवर्नमेंट से भी अन्य सरकारें भी सीख सकती हैं कि कैसे हम हाईवेज़ के किनारे, नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे हर्बल प्लांटेशन करके किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाया जा सके। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य भी है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी भी करनी है। तो किसानों की आय दोगुनी करने में हर्बल प्लांटेशन कैन बी वेरी यूज़फुल थिंग। इसका प्रयोग सभी सरकारें कर सकती हैं। और वृक्षारोपण, वन महोत्सव, इन सब का साल भर में चहल पहल चलता ही रहता है। अभी 5 जून को भी इन सब मुद्दों पे बहुत सारी बातें हुई। और जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव भी मनाया जाएगा, और इसी में यूपी सरकार करीब 25 करोड़ पौधे लगा करके गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराएगी। तो इस प्रकार और बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो भी इसमें अपना काम करेंगी। बहुत सारे आम नागरिक भी हैं, वो भी इसमें अपना हिस्सेदारी लेते हैं, भाग लेते हैं।
वृक्ष लगाने से एक सुकून मिलता है। जैसे कहीं कोई आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि कोई व्यक्ति जब मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो उसको जब जलाया जाएगा तो कम से कम एक पेड़ तो उसके पीछे जाएगा ही। तो कम से कम अपने जलाने के लिए, अपने आप को जलाने के लिए, अपने मृत हो जाने के बाद कम से कम एक पेड़ तो प्रत्येक मनुष्य को लगाना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति अगर 2-3 पेड़ अपने पूरे जीवन पर्यंत करता है, संवर्धित करता है, तो ये प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इससे हमें बिहार में एक स्थान है नूरसराय। नूरसराय में क्या था कि 2016 में करीब करीब 33 लड़कों ने मिल करके एक ऐसे ही शौकिया रूप में एक प्लान बनाया कि हम मिशन हरियाली करके एक इनिशिएटिव लिए, जिसमें वो शौकिया, कोई उनका लक्ष्य नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, कोई नाम कमाना नहीं था, पैसा कमाना नहीं था, शौकिया रूप में वो पेड़ पौधे ऐसे बांटते थे, लगाते थे। आसपास स्थान जहाँ पे मिलता था, खाली स्थान मिलता था, वहाँ पर लगाते थे। लोग उनसे पूछते भी थे, भाई आप ये क्या कर रहे हो, इसका क्या मतलब है। लेकिन वो उन सब बातों का परवाह नहीं करते थे। और आज के समय में देखा जाए तो वो संस्था जो करीब 33 व्यक्तियों ने शुरू की थी 2016 में, आज तक करीब 4.25 लाख पेड़ उन्होंने लगा दिए हैं। ये जो मिशन हरियाली है, इसको उन्होंने स्कूल तक भी लेकर गए। उनका मानना है, और कई अन्य लोगों का भी मानना है, कि वृक्षों की देखभाल जो है वो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका प्रकृति से एक लगाव अगर बनाया जाएगा, तो ये अपने प्रकृति की संरक्षण में पानी के प्रति, वृक्षों के प्रति संवेदनशीलता पहले से ही पनपने लगेगी, और ये उसके विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसमें ये भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति या बच्चा प्रवेश ले, स्कूल में एडमिशन ले, तो उसी समय उसके हाथ से एक पौधा लगवा दिया जाए, और उससे कहा जाए कि आप जब तक इस विद्यालय में पढ़ेंगे तो इसमें इसको आप सुरक्षित करेंगे, इसका आप देखभाल करेंगे, पानी देंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, और जब इस स्कूल से आप निकलेंगे, किसी अन्य स्कूल में जाएंगे, तो जाने से पहले भी आप इसमें कम से कम 1-2 पौधे और लगा कर जाएंगे, और अपने आसपास भी पेड़ पौधे लगाएंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है कि बच्चे का प्रकृति के प्रति एक लगाव जो है विद्यालय से ही बनाया जाए। इसमें नूरसराय के जो 33 बालक ने शुरुआत की थी, ये अच्छा हो सकता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। करीब उत्तर प्रदेश के 19 नदियाँ ऐसी हैं जिनको वो फिर से पुनरुद्धार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब मानसून भी आ गया है, बारिश हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार साइड में बारिश करीब 8-10 दिन से हो रही है। तो उसमें 19 नदी हैं, जैसे बूढ़ी गंगा है, सई है, मंदाकिनी, ईशान, सोन नदी है, कुछ अन्य नदियां हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 19 नदी हैं जिनका फिर से पुनरुद्धार किया जाएगा। और नदियों को जब साफ़ सफाई किया जाएगा तो उसमें जो पानी जाने की मात्रा है वो अधिक होगी। साफ़ सफाई रहेगा तो नहरों के माध्यम से सिंचाई करना, या पानी पीने के लिए या कृषि के लिए जब ज़्यादा मात्रा में पानी उसमें जाएगा तो उसकी सेफ्टी भी होगी। अगर नदी साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो उसमें एक बाढ़ की भी संभावना होती है। पानी बाढ़ में इधर उधर जाएगा तो पानी का नुकसान ही होगा। तो नदियों के पुनरुद्धार के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और वन की अगर स्थिति देखा जाए, फॉरेस्ट कवर एरिया अगर देखा जाए, तो उसके हिसाब से भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एक संतोषजनक स्थिति में कही जा सकती है। अभी 2020 में एक रिपोर्ट आया था जनवरी-फरवरी में ही, उसमें कहा गया था करीब 24.56% हिस्से पर वन आवरण है भारत के। जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसके 24.56% हिस्से पर वन आवरण है। यानी मोटी मोटा कहें तो 8,07,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन आवरण है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत में, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर वन का जो क्षेत्रफल है, रेट ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया, वो बहुत कम है। जैसे पंजाब में देखें तो करीब 6% है, हरियाणा में देखें तो वहाँ पर भी 5-6% है,
उत्तर प्रदेश में 7% हिस्से पर वन क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश में ठीक है, मध्य प्रदेश का एरिया बड़ा है, वहाँ के करीब करीब 30% हिस्से पर वन का क्षेत्रफल है, वन आवरण है। और वन के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड, असम, यानी कि जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं वहाँ पर वन का आवरण अधिक है, सघनता अधिक है। और इधर मध्य प्रांत या नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दिल्ली में भी स्थिति चिंताजनक कही जा सकती है, वहाँ के करीब 13% हिस्से पर वन आवरण है। तो जहाँ पर कम है, जैसे कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ सब वन आवरण बढ़ाया जाना चाहिए। और अगर हम भारत की तुलना अन्य देशों से करें, जैसे अमेरिका से करें, तो अमेरिका में स्थिति ठीक है, वहाँ की करीब करीब 36% हिस्से पर वन आवरण है, यानी कि एक मानक माना जाता है, अच्छा स्थिति मानी जाती है। अगर पूरे क्षेत्रफल के 33% हिस्से पर वन आवरण हो तो अमेरिका में 36% हिस्से पर वन आवरण है, तो वहाँ की स्थिति ठीक है। भारत में भी यह नीति बनाई गई है कि करीब करीब 33% हिस्से पर वन आवरण होना चाहिए। और 2017 में देखें तो 24% हिस्से पर फॉरेस्ट एरिया कवर था, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया था 24% क्षेत्रफल पे। और 2020 में देखें तो 24.56 है, यानी कि 3 साल में अगर हम तुलना करें तो मात्र 0.56% हिस्से पर वन आवरण बढ़ा है। 3 साल में ओनली 0.56% फॉरेस्ट एरिया कवर्ड इज़ इंक्रीज्ड। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम 33% वन आवरण में पे जाएँ तो करीब करीब हमें 9-10 साल और लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचते। और प्रति 10 साल बाद देखा जाए तो भारत की जनसंख्या भी करीब करीब 20 करोड़ बढ़ जाती है, और हमें करीब 10% फॉरेस्ट एरिया कवर को बढ़ाना है। तो इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रण करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि अगले 10 साल में हम 9% हिस्से पर फॉरेस्ट एरिया कवर बढ़ाएंगे और पता लगा उसी 10 साल के भीतर 20 करोड़ जनसंख्या और भारत में ऐड हो गई। तो जब भारी पॉपुलेशन रहेगा तो हम फॉरेस्ट एरिया कवर कैसे कर पाएंगे ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि अधिक जनसंख्या रहेगी तो उस संसाधनों पर निर्भरता उनकी बढ़ेगी, वो पानी का दोहन करेंगे अधिक मात्रा में, वनों का दोहन करेंगे अधिक मात्रा में। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें जनसंख्या नीति पर भी ध्यान देना पड़ेगा और पर्यावरण नीति पर, यानी जनसंख्या और पर्यावरण एक दूसरे के सहयोगी के रूप में अगर काम करेंगे तो फॉरेस्ट एरिया कवर बढ़ाया जा सकता है। हर साल जो वन महोत्सव मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, और भी अनेक दिवस मनाए जाते हैं जो प्रकृति से रिलेटेड हैं। उन सबको चरितार्थ तभी किया जा सकता है जब हम अपने जनसंख्या नीति पर भी काम करेंगे। तो जल को संरक्षित करने के लिए, फॉरेस्ट एरिया कवर को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे कदम हो सकते हैं, पहलू हो सकते हैं, जिस पर आम नागरिक और सरकारें मिलकर के काम करेंगी तो उस उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है कि हम 33% एरिया पर फॉरेस्ट एरिया कवर कर पाएँ। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार अच्छे इनिशिएटिव ले रही हैं, काम कर रही हैं, अन्य सरकारें भी इसमें करेंगी। केंद्र सरकार की भी इसमें अपनी अहम भूमिका है, वो भी केंद्र की सरकार भी इसमें समय समय पर विभिन्न योजनाएं लेकर के आते हैं जिससे प्रकृति का संरक्षण होता है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मीन्स सारांश के रूप में अगर कहें तो नंबर 1, विद्यालयों में बच्चों को जो एग्रीकल्चर साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, इन सबको अच्छे तरीके से स्कूल में भी पढ़ाया जाना चाहिए, उनके हाथ से भी पौधे लगवाए जाने चाहिए। नंबर 2, नदियों का पुनरुद्धार सभी सरकारें ध्यान में रख करके करें पूरी संवेदनशीलता के साथ, तो नदियों का उद्धार होगा जिससे किसानों की आय दोगुनी होने में एक अच्छी वो अपना योगदान दे पाएंगे। और जो मेडिसिन वाले प्लांटेशन हैं उसको अधिक मात्रा में बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ऐसे अन्य सरकारें भी कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने भी 4,000 करोड़ रुपए का कोष बना करके इसका मेडिसिनल प्लांटेशन करने के लिए अपना योगदान दे रही हैं। तो इस पे
समय समय पर जो भी वृद्धि होती रहेगी उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।